देखो अभी तक हमने मोल कंसेप्ट में बहुत बेसिक बेसिक चीजें कवर की हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, दिस चैप्टर इज द बैकबोन ऑफ योर केमिस्ट्री। चाहे आप ऑर्गेनिक की बात कर लो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लो, या इनऑर्गेनिक में बात कर लो, कहीं ना कहीं आपको ये जो टर्म है मोल, इससे डील करना ही करना है। और ये कोई टर्म नया नहीं है। ये टर्म हमने कौन से क्लास में पढ़ा था पहली बार, चलो बताओ। फर्स्ट टाइम ये टर्म आपने कब सुना था अपनी लाइफ में? ठीक है, 9th क्लास में सुना था, ठीक है। और जो मैंने ये चैप्टर जहां से उठाया है, वो भी कहां से उठाया है? 9th क्लास से उठाया है, ठीक है। हो सकता है, देखो होता है ऐसा, 90% ऑफ द टाइम्स होता है कि जब भी ये चैप्टर 11th क्लास में स्टार्ट होता है तो बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि केमिस्ट्री में तो सिर्फ केमिकल रिएक्शंस होते थे, इसमें मैथमेटिक्स कहाँ से आ गई, ठीक है। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहा होता, उनको फॉर्मूला याद करना तो आता है क्योंकि 10th क्लास तक आप यही कर रहे थे, लेकिन 11th क्लास में वो एप्लीकेशन में दिक्कत आने लगती है। तो ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन लगाना नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है वो नहीं आ रहा है, तो इट्स नथिंग न्यू। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे, अब मैं ऑनेस्टली मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक चैप्टर समझ में नहीं आया है कि क्या चल रहा है, ठीक है। आप लोग को शर्माने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपका चैट है वो सिर्फ मैं पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही फ्रीली मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो कितने लोगों को चैप्टर अभी समझ में नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, मुझे भी नहीं आया था जब मैं 11th क्लास में थी, तो मुझे भी ये पहली बार में चैप्टर समझ में नहीं आता। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम यू, ठीक है। तो किसको किसको नहीं समझ में आ रही है चैप्टर अभी तक? प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है? कीर्तिगर आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आपने अपने नोट्स और अपने डीपीपी भी भेजे, मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है। मैं बताती हूँ कि किसको किसको ये चैप्टर, 3-4 बच्चे जो मेरे एकदम नजर में हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। महक, यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट, ठीक है। डाउटफुल तो पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। जो बच्चे मेरे, मैं बताती हूँ आपको कहानी, जो बच्चे 12th क्लास कंप्लीट करके ड्रॉप करके तैयारी करते हैं, मोल कंसेप्ट में उनको भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मोल कंसेप्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसीलिए पिछले 2 क्लासेस से मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये जो डीपीपी मैंने दी है, ये डीपीपी मोस्टली बच्चों ने कर दिया है, ठीक है। अगर आपको डाउट भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, डाउट तो होंगे ही। जितने डाउट हो रहे हैं इसका मतलब यू आर ट्राइंग, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। जिसको डाउट ही नहीं हो रहा, जिसको समझ ही नहीं आ रहा, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो आपकी होगी, कैसे होगी? विथ टाइम होगी, ठीक है। अभी ये चैप्टर स्टार्ट किया है, अब ये था मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर देती, ठीक है। कोई इजी चैप्टर स्टार्ट कर देती जिसमें आपको रटना पड़ता, आपको भी मजा आता, ठीक है, मेरे को भी पढ़ाने में मजा आता। लेकिन ये क्या है, ये बेसिक चैप्टर है बहुत, इससे आप पीछे नहीं भाग सकते हो, ठीक है। दिस इज अ वेरी बेसिक चैप्टर। ये मैं एक चैप्टर पढ़ा के आपसे छुटकारा पा जाऊंगी, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो बेसिक है ये तो आपको कभी ना कभी करना ही पड़ेगा। और प्रैक्टिस कब स्टार्ट होगी? जब आप स्टार्टिंग से ही ये चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तभी आप उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे और उतने ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती जाएंगी, ठीक है। वी आर हियर, वी आर ओनली सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखो, तो जिन बच्चों को लग रहा है कि ये चैप्टर जिन बच्चों को लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, या ये चैप्टर ऐसा है वैसा है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। आप लोग 8th 9th 10th से यूनिटरी मेथड पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूनिटरी मेथड हमें टफ नहीं लगता, क्योंकि हमने माइंड मेकअप कर रखा है कि यूनिटरी मेथड किसका चैप्टर है, कौन सा सब्जेक्ट का। यूनिटरी मेथड आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, और अब वही चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ने लगे, ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम इज दिस, लेकिन हमें अपना माइंड मेकअप करना है कि हाँ, केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्रैमिंग थिंग्स, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ
मैथमेटिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो आप बायो में भी याद करते हो, तो दोनों चीजें हैं इसमें। आपको बहुत सारी चीजें याद भी करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें समझनी भी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है केमिस्ट्री ही, ठीक है। एक बार आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, एक बार यूनिटरी मेथड का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, अप्लाई करना केमिस्ट्री में, देन आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो गलत ना हो, ठीक है। ठीक है, और कोई बात नहीं, फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, फॉर्मूले से हम याद करने की कोशिश ही नहीं करें, फॉर्मूला याद ही मत करो, फॉर्मूला मत याद करो, फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है, और फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक सेकेंड होल्ड, और फॉर्मूला को हमें अप्लाई कैसे करना है तभी हम सीख पाएंगे जब हमें ये पता हो कि फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आया, नंबर ऑफ मोल्स आया आपका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज जस्ट द फॉर्मूला। लेकिन मैंने आपको मोलर मास बताया था, मोलर मास का जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ग्राम इन ग्राम, तो ये क्या होता है, ग्राम पर मोल, ठीक है, इसका, और इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो सिंपली यही फॉर्मूला है आपका किसका, मोल का, इसको डिवाइड कर दोगे आपका आएगा क्या, मोल, ठीक है। इसमें आप रिलेट करो कि ये फॉर्मूला कहां से आया, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो था वो क्या मैंने बोला कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एन पार्टिकल्स होते हैं, ये एवोगैड्रो ने बताया था हमें कि एक मोल में एन अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये हम मानते हैं। तो एन मोल्स में कितने होंगे, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि 1 पार्टिकल में कितने मोल्स होंगे, एक पार्टिकल में 1/n मोल होगा, ठीक है। तो n पार्टिकल में n/n मोल होगा। इन दो चीजों से ज्यादा क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है अभी तक, क्या आपको लगता है कि इन दो चीजों से ज्यादा हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है, ठीक है, हमने यही पढ़ा है, हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया है, एटॉमिक मास यूनिट हमने पता किया है क्या होता है। किसी को इन सब में डाउट है, मैं अभी यहाँ पे एक चीज लिख रही हूँ, उसमें आप मुझे बताओगे कि आपको डाउट किस किस में है, ठीक है। और एक मैं क्लास लूंगी जिसमें मैं आपके भी वीडियोस ऑन करवाऊंगी, ठीक है, तो ताकि आपके इंटरेक्शन, मुझे भी तो पता चले मैं किसको किसको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक क्लास लूंगी, मैं आपको पहले से ही बता दूंगी, पहले से तैयार बैठे रहना, उसमें मैं आपके भी वीडियोस ऑन करवाऊंगी ताकि मेरी भी इंटरेक्शन आपसे बढ़े, ठीक है। तो देखो, हमने देखा था एटॉमिक मास, फिर हमने डिफाइन किया था एएमयू, ठीक है, फिर हमने देखा था ग्राम मोलर मास, मोलर मास, फिर हमने देखा था ग्राम एटॉमिक मास, फिर हमने देखा था ग्राम मोलर मास, फिर हमने देखा था क्या, मॉलिक्यूलर मास, और उसके बाद हम मोल पर आए थे और हमने ये दो फॉर्मूले देखे थे। मुझे बताओ इन सब में किसी को कोई भी डाउट है, अभी बताओ, इन सब में किसी को कोई डाउट है इस टाइम पे, कोई बात नहीं, हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ग्राम मोलर मास, ठीक है, ग्राम मोलर मास, और मॉलिक्यूलर मास, नैन्सी, GAM, और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और कुछ, एटॉमिक मास क्लियर है सबको, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट और मोलर मास, ये तीन चीजें क्लियर है, ठीक है। डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, एएमयू और यू में कोई डिफरेंस नहीं है, एएमयू को आप यू भी लिख सकते हो, यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट इज जस्ट फॉर, उसमें नाम में क्या आ रहा है, एटम आ रहा है, इसलिए बहुत बारी क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट ना यूज करके यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। आप एएमयू यूज करो या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, यूनिफाइड मास, दैट इज यू, ठीक है। अब देखो ये तीन चीज है, ये तीन चीज मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास, सबसे पहले आते हैं ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास पर आते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ मोलर मास क्या होता है,
मोलर मास नाम ही बता रहा है क्या कि किसी भी एक मोल सब्सटेंस का मास किसमें, ग्राम्स में। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स। ठीक है, ये तो सबको आता है। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम्स, किसी भी एक मोल सब्सटेंस का मास। कल डाउट क्लास, कल तो आपकी क्लास नहीं, कल ऑफ है ना शायद। कल अगर आपको डाउट क्लास रखना है तो डाउट क्लास रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आज भी मैं डाउट क्लास ही ले रही हूँ, आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगी। आज हम ये डीपी पे डिस्कस करेंगे और जो आपके पुराने डाउट्स हैं, और डाउट क्लास आपका हर वीक में ही होगा। ठीक है, अब देखो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। समझ में आ गया इतना सबको? अब बताओ, अगर ग्राम एटॉमिक मास मैंने लिखा है तो ये क्या है, एटम का मास। एटम का मास किसमें, ग्राम्स में। ठीक है, तो अगर मैं किसी एटम की बात कर रही हूं और उसका मास मेरे को ग्राम्स में चाहिए, तो मैं उसकी जगह मोलर मास भी लिख सकती हूँ। मोलर मास, क्योंकि मोलर मास भी क्या होता है, मास ऑफ एटम्स इन ग्राम्स, और ग्राम एटॉमिक मास भी तो वही चीज है। जैसे कि मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का मोलर मास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन का मास किसमें, ग्राम्स में। ठीक है, और 1 मोल ऑक्सीजन का मास मतलब 1 एटम ऑक्सीजन का मास इनटू Na, क्योंकि 1 मोल का क्या मतलब होता है, Na। एक एटम ऑक्सीजन का मास हमने देखा था कि जब भी हम एटम्स के मास की बात करेंगे तो हम किस में ही बात करेंगे, AMU में। तो ये होता है 16 AMU इंटू Na। ठीक है, और AMU में हमने ग्राम्स में रिलेशन क्या देखा था, AMU को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, हमने ये देखा था कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 बाई Na ग्राम। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप जो लेक्चर्स है ना, ऑनलाइन जेनेसिस क्लासेस जो चैनल है उसमें दिव्या मैम 11th क्लास करके एक फोल्डर होगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में। उसमें आपके जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के, लेक्चर वाइज आपको है उसमें गिवन है सारा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर आप देख लेना उसमें से। तो ये क्या हो जाएगा, 16 AMU को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाई Na ग्राम और इंटू Na। ठीक है, Na से Na कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो गया, 16 ग्राम्स। तो ये 16 ग्राम्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, या तो इसको मैं बोल सकती हूँ कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, और या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। आगे बात दोनों सेम चीज है। मोलर मास अगर आपको पता है तो मोलर मास अगर एटम का है तो ग्राम एटॉमिक मास, और मोलर मास अगर मॉलिक्यूल का है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मोलर मास किस चीज का है। तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया, इट इज जस्ट द मोलर मास। ठीक है, आगे अभी किसी को डाउट ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास में? एक और चीज क्या पूछी थी, मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास आपको कुछ याद नहीं रखना, नाम ही बता रहा है मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या बताता था, एटम का मास, तो वैसे ही मॉलिक्यूलर मास क्या बताएगा, मॉलिक्यूल का मास। तो अगर मैं पूछूं कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे 16 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलोगे, 16 AMU। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O क्या बोलोगे, जितने भी एटम्स के मास हैं उसमें जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उन सबका मास का सम हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, किसी भी कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का मास का सम ही क्या होगा आपका, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पर आते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है, अगर मैं H2O की बात कर रही हूं तो H2O में क्या है, 2 H है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है कि नहीं है? हाइड्रोजन का मैंने मास बोला था, आप लोग
40 तक याद ही कर लो जितने भी एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का मास होता है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन का मास होता है कितना, 16। तो ये क्या आ गया, 18। अब देखो एएमयू और यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको एएमयू भी लिख लोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, एएमयू भी लिख सकते हो। लेकिन अगर हम एटम यूज ना करके इसको यू यूज करें, दैट इज यूनिफाइड मास, तो ज्यादा देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये यहाँ पर तो हमने बोला था कि हमने तो एटम के लिए किया था, ठीक है, इसलिए एएमयू भी लिख सकते हो, यू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की वैल्यू एक ही होती है। एएमयू की भी वैल्यू क्या होती है, 1/N और यू की भी वैल्यू इतनी ही होती है, यूनिफाइड मास। आगे बात समझ में सबको? डाल्टन हम अर्लियर डेज में यूज करते थे, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। आपने साइंस लिया है 10th क्लास के बाद, हम ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, इसको डाल्टन पहले लिखते थे, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हिस्ट्री का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ठीक है। जहां पे हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वगैरह में आता है, वहां पे आपको अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डाल्टन का, ठीक है। क्योंकि देखो आप लोग को मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि थ्योरी पढ़ने की आप लोग को आदत है, ठीक है। मतलब जो बेसिकली जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसमें 10th तक मैथ्स को छोड़ के बाकी सारी चीजों, थोड़ा बहुत फिजिक्स में आ जाता है 9th-10th में, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स को छोड़ करके हर सब्जेक्ट में क्या थ्योरी होती है मोस्टली, इसलिए हमारा भी माइंड सेटअप हो जाता है कि हमें थ्योरी पढ़नी है, लेकिन हमें थ्योरी नहीं पढ़नी, हमें उस थ्योरी का एप्लीकेशन जानना आना चाहिए, ठीक है। थ्योरी आपको कम भी आए तो भी चलेगा, लेकिन वो उस थ्योरी का आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। हाँ, अगर आपने मेडिकल लिया है तो आपको थ्योरी भी अच्छे से आनी चाहिए, दोनों ही होता है, या दोनों की क्षमता आपकी ज्यादा होनी चाहिए। चीजों को क्रैम करने की भी ऐसा नहीं है कि क्रैम ना करो तो आपका काम चल जाएगा, जितने भी डॉक्टर्स बने हैं वो सारे बायो को क्रैमिंग करनी पड़ती ही है, देयर इज नो कमिंग बैक। वहां पे आप नहीं सोच सकते कि हमने क्रैम नहीं करना, हम नहीं रटेंगे, वो आपको रटना ही है, ठीक है। तो दोनों चीजें आनी चाहिए, चीजों को समझ के उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, और जहां रटने की जरूरत है वहां रटना भी आना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं होती है रटना, ठीक है। तो अब हम डीपीपी डिस्कस कर सकते हैं क्या? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 12 और 17 में प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, 12 और 17 हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है वो टॉपिक, ठीक है, मैंने जानबूझ के इस डीपीपी में डाला था वो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 as well as 17 both are they have not been taught yet. क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है। देखो डीपीपी की पीडीएफ होगी आप लोगों के पास, सबके पास, ठीक है, तो पीडीएफ खोल लो और साथ साथ में हम क्वेश्चन करते जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 54 ग्राम्स ऑफ H2O, ठीक है। अभी जैसे आप लोग को आदत डालनी है न्यूमेरिकल की, तो जब भी क्वेश्चन पढ़ा करो उसमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या चीजें पूछ रही हैं, वो सबसे पहले आप पेपर पे लिख लो। तो इसमें क्या गिवन है, जल्दी बताओ क्या गिवन है इसमें? मास गिवन है, मास ऑफ वाटर, ठीक है, हमें इतना पता है कि 54 ग्राम ऑफ H2O गिवन है, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो ये एक मॉलिक्यूल है और हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मतलब हमसे कैपिटल N पूछ रहा है, ठीक है। और H2O अगर हमें पता है तो क्या हमें इसका मोलर मास भी पता है? पता है ना, मोलर मास कितना हमने अभी निकाला था, मोलर मास कितना हो जाता है इसका 18, ठीक है। तो आपको ये भी पता है, मैंने क्या बोला था कि मास से अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 54 अपॉन 18, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये 3 मोल हो गए, तो 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स हो गए,
तो आप इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23, तो 18 इंटू 10 का पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, मैं एन के टर्म्स में निकाल देती हूं। अगर मेरे से मान लो इस क्वेश्चन में एटम्स पूछता, नंबर ऑफ एटम्स पूछता, तो मैं क्या करती, इसके एटॉमिसिटी से इसको क्या करती, मल्टीप्लाई कर देती। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ H2O? एटॉमिसिटी भी हमने एक बार पढ़ा था, क्या होता है, 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 Na एटम्स हो जाएंगे। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4Cl। ठीक है, हमें NH4Cl गिवन है और हमें मॉलिक्यूल्स कितना गिवन है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस? ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, आपका 1 मोल है। और हमसे क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। तो किसी भी 1 मोल मास का उसका मोलर मास ही हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल का मास पूछ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, मोलर मास ऑफ NH4Cl पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है मोलर मास ऑफ NH4Cl। इतना समझ में आया सबको? और NH4Cl का क्या हो जाएगा, 14 + 3 + 35.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 17, और ये हो जाएगा आपका 12, 42.5, 52.5, 52.5 ग्राम्स। क्लियर है सबको? क्यों, 14 + 3 17, 17 35.5 और 17 कितना हो जाएगा, 5, और ये होता है 12, 52.5 ही तो होगा। NH4Cl, ओके ओके ओके, 14 + 4 होगा, दैट इज 18, 53.5। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ इतना ऑक्सीजन एटम्स। कितना ऑक्सीजन एटम्स हमें गिवन है कि 12.044 इंटू 10 का पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। तो इतना सारा ऑक्सीजन एटम्स है, मतलब ये कितना मोल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय Na। और हमें पता है अगर डिवाइड बाय Na करेंगे, ट्वाइस ऑफ Na है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 2 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 16 ग्राम्स। तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2, दैट इज 32 ग्राम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ NH4। ठीक है, ये एक्चुअली NH4 प्लस होना चाहिए था, क्योंकि ये एक आयन हो जाएगा ना, NH3 होता है। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि 36 ग्राम ऑफ आयन हमें गिवन है, मतलब हमें गिवन मास पता है। और हमें यहां से क्या निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास है हमारे पास 36 ग्राम, 36 ग्राम। मोलर मास क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द मोलर मास फॉर दिस, 18। तो ये कितना हो गया, 2 मोल हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। ठीक है, तो टोटल एटम्स कितने हो गए, इसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2Na। ठीक है, और 2Na में टोटल कितना है, 4 हाइड्रोजन है। 1 मोल में कितना, 4 हाइड्रोजन है, तो 2 मोल में कितना हाइड्रोजन होगा,
2Na into 4 that is 8Na। क्लियर है सबको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ H2। 1 मोल H2 है हमारे पास, ठीक है। 1 मोल H2 का क्या मतलब है कि NaH2 मॉलिक्यूल्स हैं, NaH2 मॉलिक्यूल्स हैं। NaH2 मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है कि 2 NaH एटम्स हैं, है ना। और हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन इतना ग्राम। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आपको गिवन मास है और आपको मोलर मास पता है, ठीक है, और इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स आ जाएंगे। क्योंकि कॉपर तो क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है। कॉपर कैसे एग्जिस्ट करता है, सिंगली एग्जिस्ट करता है। हम कॉपर को ऐसे लिखते हैं ना, तो इसलिए हम सिंपली उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मिनट, क्वेश्चन 7 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन 7 में देखो क्या है, एक वर्ड गिवन है एनटीपी, एक वर्ड गिवन है एनटीपी, ठीक है। ये किसी ने नहीं पूछा मुझे, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, ये तो मैंने अभी कराया ही नहीं है, एनटीपी और एसटीपी, ठीक है। लेकिन अगर 9th क्लास अपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये पता ही होगा। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और एक और होता है एसटीपी, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों में थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन होता है, इन दोनों के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन पे, और ये होता है 298 केल्विन। ये होता है 1 ATM या 1 बार, और ये भी होता है 1 ATM या 1 बार पे। इस कंडीशन में जो भी आपका वॉल्यूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसटीपी वॉल्यूम या फिर एनटीपी वॉल्यूम। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं भी स्किप कर रही हूँ इसको, जिनका हो गया वेरी गुड। हाँ, 22.4 एसटीपी, इसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर्स और इसकी होती है 22.7 लीटर्स बाय द फॉर्मूला आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से हमने निकाला है, ठीक है। एक मोल गैस इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, उसी को हम बोलते हैं एसटीपी या एनटीपी। बात समझ में आ गई? अभी मैं एक स्लाइड आइडिया दे रही हूं सिर्फ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एन एटम ऑफ सम एलिमेंट वाई वेज इतना, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। इसमें हमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछा है। मतलब क्या पूछा है, मैंने क्या आपको कल बोला था कि कभी भी ग्राम एटम्स पूछे, ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछे, ग्राम आयंस पूछे, वो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। तो इसमें सब में आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ही पूछा है। तो निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हमें आता है। आपको इसमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स का वेट गिवन है। इसका y का वेट आपको गिवन है 6.64 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम, ठीक है। ये कोई y एलिमेंट है, उसका आपको वेट गिवन है, ठीक है। इसका मोलर मास निकल जाएगा, इसका मोलर मास निकल जाएगा, मतलब कैसे निकलेगा मोलर मास, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, आपका आ जाएगा। और इसको Na से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 6.64 इंटू 10 का पावर -23 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों आप देखोगे तो 39.6 आएगा अप्रोक्सीमेटली, मतलब मैं इसको 40 ले लेती हूँ, ठीक है। ये 40 क्या आया, ग्राम्स, ठीक है। और हमें वेट किस में गिवन है, केजी में, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स पूछा है या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछा है, तो 40 इंटू 10 का पावर 3 अपॉन 40,
तो कितना हो गया 10 का पावर 3 मोल्स या 10 का पावर 3 ग्राम एटम्स. 1000 इज द आंसर. ठीक है. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Find the number of moles and number of atoms of hydrogen and sulfur in 10 moles of H2S. हमारे पास क्या गिवन है? H2S गिवन है. ठीक है. तो H2S में अगर 1 मोल H2S का है तो उसकी डबल हाइड्रोजन होगा क्योंकि H2 है और उसका सेम अमाउंट क्या होगा? सल्फर होगा. लेकिन हमें क्या पता है इसमें 10 मोल है, तो अगर ये 10 मोल है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 20 मोल और सल्फर कितना होगा? 10 मोल. ठीक है. और हमें क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली. कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें तो. ठीक है. इसका जो रिटन सोल्यूशन है ना, पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको आज सेंड कर दूंगी. तो जिसको भी डाउट फिर भी अभी कुछ रह जाता है या क्वेश्चन कैसे करना है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी. ठीक है. क्लियर है यहां तक सबको? कुछ नया लग रहा हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कुछ ना समझ में आ रहा हो? क्लिनिक ऑल क्लियर? ऑल क्लियर है या क्लियर है? दोनों में डिफरेंस होता है. क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. 10 पे क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. ठीक है. मैंने H2SO4 वाला क्वेश्चन कराया था, याद आया? सेम वैसा ही क्वेश्चन है. नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर वहां से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय इट्स एटॉमिसिटी. ठीक है. इसमें हमें क्या गिवन है? 245 ग्राम ऑफ KClO3. वी हैव 245 ग्राम ऑफ KClO3. मुझे मोलर मास निकाल के बताओ जल्दी से. इसका क्या हो जाएगा? 31 प्लस 35.5 प्लस 3 into 16 that is 48. कितना हो गया? 122.5 ग्राम. अब इसमें और इसमें आपको देखते ही कुछ रिलेशन नजर आ जाना चाहिए. क्या रिलेशन नजर आ रहा है? कि अगर इसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा. आएगा ना? 122 को करोगे तो 244 बनेगा और 0.5 क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा. मतलब कितना मोल है KClO3 का? 2 मोल है. तो 2 मोल KClO3 का है मतलब 2Na एटम मॉलिक्यूल्स हैं. अगर टोटल 2Na मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल एटम्स ऑफ ईच टाइप कितना हो जाएगा? जितना मोल इसका रहेगा उतना ही मोल K का रहेगा. मतलब 2Na हमारे पास K है, 2Na हमारे पास Cl है और थ्राइस है. थ्राइस क्या है? ऑक्सीजन है. इसलिए 2Na इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6Na आपका ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. इफ अ मोल, एक मोल कितने एटम्स कंटेन करता है? पहले तो ये बताओ. अब ये बोल रहा है कि जो Na के नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो Na ना होके कितने हो गए? 10 का पावर 24 हो गया. जो Na का वैल्यू हम लेते थे 6 इंटू 10 का पावर 23, अब ये ना लेके हमने क्या लिया है? 10 का पावर 24. तो ये नहीं है. अब 1 मोल ये है क्वेश्चन में. ठीक है. तो क्या बोल रहा है? व्हाट वुड बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन? मुझे बताओ 1 मोल ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक एटम ऑक्सीजन का मास इंटू Na हो जाएगा. एक एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. एटम ही है ये. 1 मोल ऑफ एटम. ठीक है. ये क्या हो जाएगा? 16 Na इंटू Na, सॉरी 16 AMU इंटू Na. और AMU और Na का रिलेशन क्या होता है? 16 इंटू 1 बाई Na इंटू Na ग्राम. अब Na से Na कट गया, हमें यहाँ पे Na का वैल्यू डालने का जरूरत ही नहीं पड़ा. तो ये भी मास कितना रहेगा? 16 ग्राम का 16 ग्राम ही रहेगा. आगे बात समझ में? ठीक है. हमें Na की वैल्यू तो तब चेंज होती ना जब हम Na का कहीं वैल्यू डालते. Na तो कट गया
तो इसका वैल्यू भी सेम रहेगा। अब हमें बोल रहा है कि सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द मास ऑफ, मास और वेट एक ही चीज होती है केमिस्ट्री में, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल O2, कितना होता है? 32 नहीं बोलना, 32 U या फिर 32 AMU बोलेंगे। 1 मॉलिक्यूल पूछ रहा है, सॉरी 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल है ये, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये तो 32 AMU या 32 U होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर इसको ग्राम्स में निकालना है तो ये क्या करेंगे हम, 1/Na ग्राम करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 32 के नीचे हमें Na की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दैट इज 24। तो अब जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा पहले से, ठीक है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? जब भी एक मॉलिक्यूल या एक एटम की बात हो तो हम U या AMU के टर्म्स में लिखते हैं। अब हमसे पूछ रहा है, मास पूछ रहा है इन ग्राम्स। अगर मास सिर्फ पूछ रहा होता किसमें, U या AMU में, तब तो इतना ही रहता, ठीक है। लेकिन हमसे किस में पूछ रहा है, ग्राम्स में। तो कभी भी मास अगर AMU या U में गिवन है और हमें ग्राम्स में निकालना है तो वी विल डिवाइडेड बाय Na, है ना। वीडियो क्लियर आ रही है सबको? तो ओम क्या करेंगे हम, 32 को क्या करेंगे, Na से डिवाइड करेंगे। अब Na हम ये लेते अगर Na की वैल्यू वही रहती, लेकिन अब Na की वैल्यू हमें ये लेनी पड़ेगी, तो 32/10⁻24 किया, तब ये ग्राम में आ गया। तो ग्राम में निकालेंगे तब तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर U या AMU के टर्म्स में निकाल रहे हैं तब सेम रहेगा। आगे बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था ना, 10⁻24 ही तो गिवन है। ये क्या गिवन है, 1 × 10⁻24 पार्टिकल्स। पहले कितना लेते थे, 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इसने बोल दिया है कि 10⁻24 पार्टिकल्स Na का वैल्यू, तो उसी से तो डिवाइड करेंगे। इसने जो आइडियली जो हम Na की वैल्यू लेते हैं उसी को चेंज कर दिया है। अगर नहीं चेंज करता तो यहाँ पे हम Na क्या लिखते, 6 × 10⁻23। लेकिन इसने क्या बोल दिया है कि अब ये वैल्यू नहीं है, 10⁻24 है, इसलिए हमने 10⁻24 ले लिया, ठीक है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। 12 पे क्या बोल रहा है, 2 मोल है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा 12 तो अभी कराया नहीं है ना, 12 को कैसे करेंगे, चलो मुझे बताओ, आप लोग बताओ। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या, मास बाय वॉल्यूम। 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा, बोलो बच्चों। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, 100 ग्राम, क्योंकि वो उसका मोलर मास होता है। तो 2 मोल का क्या हो जाएगा, 200 ग्राम। और हमसे डेंसिटी पूछ रहा है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है कि भूल गए? डेंसिटी हम लिखते हैं ना ग्राम पर ml में, वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास आपको पता है 200 और वॉल्यूम भी आपको गिवन है कितना, 67। निकल जाएगा आंसर ग्राम पर ml में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। हाउ मेनी मीथेन मॉलिक्यूल्स एंड हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ मीथेन। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, इजी है ना क्वेश्चन। जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उससे तो बहुत इजी लग रहा होगा ये सब, लग रहा है कि नहीं लग रहा? जिस लेवल के कल क्वेश्चन किए थे, और अगर उन क्वेश्चंस में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। वो आप एक बार फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, जहां पे भी समझ में नहीं आ रहा है वहां वीडियो पॉज करके खुद समझो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है मुझे व्हाट्सएप करो। और वो क्वेश्चंस ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो एग्जाम की बात कर रही हूँ जिसके लिए आपने 2 साल मेहनत करनी है, जिसके लिए जिस पर्सपेक्टिव से आपने कोचिंग ज्वाइन किया है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको फिर से सॉल्व करना, ठीक है। वो क्वेश्चंस में जो आंसर्स हैं उनको छुपा के उनको फिर से एक बार क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो लास्ट 2 डेज में हमने किए थे क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चंस। 13th में देखो क्या करेंगे, हमें बोल रहा है मीथेन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, कार्बन के एटम्स कितने होंगे और हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, और हमें गिवन है मास ऑफ मीथेन। तो मास ऑफ मीथेन से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 25/16। मोलर मास ऑफ मीथेन क्या होता है, 12 + 4 16, ठीक है। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 25/16 Na, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। इसका ये सॉल्व करके कितना आएगा, 25/16 कितना होता है, चलो सॉल्व कर लो या मत ना भी करो, 1.56 मोल, ठीक है। तो इतने क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। अब जितने मॉलिक्यूल्स टोटल हैं उतने ही एटम्स कार्बन के हैं, तो कार्बन के भी कितने एटम्स हो गए, 25/16 यानी एटम्स। और हाइड्रोजन के क्या हो जाएंगे, उसके 4 टाइम्स हो जाएंगे, इसलिए 25/16 Na इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25/4 Na, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है क्या यहाँ पे जिसने बिल्कुल डीपीपी सॉल्व ही नहीं किया है, देखो कितना सॉल्व हुआ वो मैटर नहीं करता है इस टाइम पे, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, कितने डाउट्स हो रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। आपको मैटर ये करता है कि आप कोशिश कितनी कर रहे हैं। नहीं, रेगुलर नोट्स नहीं भेजने, आप खुद से बस नोट्स बनाते रहो, आप खुद से ऑनेस्ट रहो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बस वही काफी है। जो आपने जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं उससे रिवीजन करो, वहां से कुछ समझ नहीं आता फिर पूछो, दैट इज इनफ। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे सुमित तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो हमने नोटेशंस, हमने जो 1 मोल इक्वल्स टू ग्राम एटम्स ना, ये मॉडर्न नोटेशन में उसका नाम, मोल का ही दूसरा नाम समझ लो, ठीक है। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। 1 मोल इज इक्वल्स टू, अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो ग्राम एटम्स लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात, क्योंकि 1 मोल में तो पता नहीं चलता ना कि मॉलिक्यूल्स की बात करें या एटम्स की बात करें, इसलिए मॉडर्न नोटेशन में क्या किया था, उसको और मॉडिफाई कर दिया था ताकि हमें पता लग जाए कि वो एटम्स की बात कर रहा है या मॉलिक्यूल्स की। तो ग्राम एटम्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14th करते हैं, ठीक है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। Calculate number of moles of calcium, carbon and oxygen in 200 ग्राम of calcium carbonate। देखो अब इसको हम प्रैक्टिस ऐसे करते हैं कि 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम मतलब 2 ग्राम, 200/100 दैट इज 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा उतना ही कैल्शियम होगा, उतना ही कार्बन होगा, लेकिन उसके थ्राइस क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। Calculate total number of electrons present in 3.2 gram of methane। 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन वी हैव, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो 3.2 मीथेन है, तो मीथेन का तो अभी तक आपको 3 क्वेश्चन हमने मीथेन के ही किए हैं। मीथेन का मोलर मास आपको याद ही होगा कितना, 16। तो 3.2/16, 3.2/16 ये हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.2 मोल। 1 मोल मीथेन, चलो पहले मीथेन की बात करते हैं। एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो 6 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन विल बी 6, और 4 इंटू 1, हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4 इंटू 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10। एक मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल में बात करूं तो एक मॉलिक्यूल में
10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल में 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने मोल में 0.2 इंटू 10 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटू Na, 2 Na इलेक्ट्रॉन्स. Coming on to question number, state number of atoms in 1 gram atom of aluminium. 1 gram atom of aluminium मतलब हमें क्या गिवन है, 1 मोल एल्यूमिनियम का मास पूछ रहा है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो फिर क्या होगा, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में पानी में कहूं, 1 मोल में किस में कहूं, जैसे किसी भी चीज में कहूं, 1 मोल ऑक्सीजन की बात करूं, 1 मोल नाइट्रोजन की बात करूं, 1 मोल एल्यूमिनियम की बात करूं, सब में कितने एटम्स होंगे, Na एटम्स होंगे. ठीक है, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ एटम. ठीक है, 1 मोल में हमेशा Na पार्टिकल्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 17 हम अभी करेंगे. फेरिक क्लोराइड का हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर. इसको सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे. व्हाट इज द मास ऑफ 1 अमोनिया मॉलिक्यूल. अमोनिया मॉलिक्यूल क्या होता है, NH3. ठीक है, NH3 का मास कितना हो जाएगा, 14 इंटू 3 17. कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अगर 1 मोल होता है उसका मास कितना होता है, 100 ग्राम. तो अगर 0.5 मोल है तो उसका मास भी आधा हो जाएगा, कितना, 50 ग्राम, है ना. तो आज की क्लास में हमने सिर्फ डिस्कशन किया है. कल क्लास हम जो फिर से अगर कल आपकी क्लास होगी तो हमने क्या करना है, फिर से क्वेश्चंस ही करेंगे क्लास में. और कल की क्लास में आने से पहले जो इससे पहले के सारे लेक्चर्स हैं वो आप एक बार फिर से रिवाइज करो. ठीक है, आपने नोट्स रिवाइज करो, जो जो टाइप के क्वेश्चंस किए हैं वो फिर से एक बार प्रैक्टिस करना है आपको. डीपीपी की आंसर शीट मैं आज दे दूंगी, ठीक है, PDF फॉर्म में. तो अगर कल क्लास होती है तो कल मिलते हैं, अदरवाइज मंडे को मिलते हैं. ओके, थैंक यू.